गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ युवराज मेहता। आप देख रहे हैं एजुकेशन एरा यूट्यूब चैनल। तो आपके एग्जामिनेशन में अब बहुत कम समय रह चुका है और इतने कम समय में काफ़ी अच्छी प्रेपरेशन करने के लिए आपको अब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब स्मार्ट स्टडी करनी होगी, क्योंकि इतने कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको ही आपने पढ़ना है और इतना डीपली उनको नहीं पढ़ना है। उनको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जितने भी लोगों ने मुझसे ये पीडीएफ लिया है, ये भी इससे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। काफ़ी फैक्ट तो आपके इससे भी कवर हो जाएंगे। और यदि आप सोच रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन के जितने भी 3 ईयर का सिलेबस होता है उसके बेस पर आप यदि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ग्रेजुएशन में हमने इतनी डीप स्टडी नहीं की होती है और हम फैक्ट्स को ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं, और हम केवल उतना ही याद रखते हैं जितना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होता है। और ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है हम अपनी ग्रेजुएशन के दौरान करते हैं, तो हमने फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता है। तो जो ये मेरा पीडीएफ है, जो जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे परचेज़ किया है, तो इस पीडीएफ से भी काफ़ी सारे फैक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने का एक तरीका मैं आपके पास बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इससे चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो यदि हम HPUM में पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2024 की बात कर ले, तो इसमें जैसे यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है ये अनुसूचियों से संबंधित है। और अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन लगातार एग्ज़ाम में पूछने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन अनुसूचियों से ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आप यहाँ साइड से जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनको कवर कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो ये आप यहाँ से सारी अनुसूचियाँ पढ़ सकते हैं कि प्रथम एंड सेकंड थर्ड या जितनी भी अनुसूचियाँ है, कौन सी अनुसूची किस चीज़ से संबंधित होती है। क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जो टॉपिक है वो हमेशा रिपीट होते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ से अनुसूचियाँ कवर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो यहाँ से भारतीय संविधान के स्रोत है, जो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पक्का आने वाला है, जो कि आएगा ही। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है किस अधिनियम से या किस संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई है। तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फंडामेंटल राइट्स जो है वो कवर कर सकते हैं कि कौन से राइट्स जो है वो केवल सिटीजन्स के लिए है और कौन से राइट्स जो है वो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो सिटीजन है चाहे फॉरेनर है। तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे 42 अमेंडमेंट है यहाँ पर, तो ये भी आप यहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं कि किस तरीके से 42 अमेंडमेंट जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और पास हुआ था ये 1976 में। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जैसे शब्द जो है भारतीय संविधान में ऐड किए गए थे। इसके अतिरिक्त न्यू पार्ट 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ऐड की गई थी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो ये सभी चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि टॉपिक हमेशा रिपीट होते हैं, क्वेश्चन उतने ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे यहाँ पर रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस कवर की गई है, तो इससे भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाएगा। तो रोल्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं से आपकी सारी कवर हो जाती है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि रोल्स जो है एक फेमस बुक लिखते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और जस्टिस एज फेयरनेस की बात करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को, जिससे उपयोगितावाद कहा जाता है। और तो बेंथम द्वारा जो है उपयोगितावाद का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था। और ओरिजिनल पोजीशन यानी मूल स्थिति की बात करते हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं और 2 प्रिंसिपल देते हैं, जिसमें कि पहला लिबर्टी है और सेकंड इक्वालिटी है। और इक्वालिटी के अंडर ही इनका एक और प्रिंसिपल आता है जिसे कि डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है, अंतर सिद्धांत कहा जाता है। इससे ही जो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, मतलब न्यूनतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की ये जो है बात करते हैं। ये भी आपको पता, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप मेरे पीडीएफ से जो मैंने फैक्ट अंडरलाइन किए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो अब थोड़ी बहुत बातचीत जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पर कर लेते हैं
कि किस तरह से जो है इससे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो अब हम प्लेटो के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं कि प्लेटो से किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कितना डीपली आपको प्लेटो को पढ़ना है, या कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्लेटो से हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक दार्शनिक थे जिनका वास्तविक नाम एरिस्टोटलिस था, और एरिस्टोटलिस की जो उपाधि है वो उन्हें सुकरात ने दी थी। सुकरात जो है प्लेटो के गुरु थे। सुकरात ने एरिस्टोटलिस की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि प्लेटो के कंधे बहुत चौड़े थे और चौड़े कंधों के कारण ही उन्हें एरिस्टोटलिस कहा जाता था। और प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता इन्हें माना जाता है, और इनका बर्थ जो है वो 428 बीसी में एंथेस यूनान में हुआ था। तो बर्थ प्लेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी एक फेमस बुक आती है द रिपब्लिक, ये तो सबको पता होगा ही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी ये बुक है। इसके बाद ये आदर्श राज्य की बात करते हैं, और सिर्फ एक बुक में जो कि इनकी लास्ट लॉज है, लॉज इनकी एक बुक है, तो उसमें जो है ये व्यवहारिक राज्य की बात करते हैं। बाकी सब में ये केवल और केवल आदर्शवादी राज्य की व्याख्या करते हैं। और आदर्श राज्य के लिए ये जो जनसंख्या बताते हैं कि आदर्श राज्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो 50-40 यानी 5040 जो है आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। प्लेटो की अध्ययन पद्धति की यदि बात करें तो ये दार्शनिक प्लस निगमनात्मक है। तो ये जो है प्लेटो की अध्ययन पद्धति है, तो ये भी आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। और निगमनात्मक पद्धति जिसके अकॉर्डिंग ये होती है जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह की पद्धति को जो है निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्टेटमेंट जो है ये भी प्लेटो की ही बुक है, और ये सर्वोत्तम संभावित राज्य की इसमें बात करते हैं। और इससे ज़्यादा बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसे ही याद करना है, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप डीपली जो है प्लेटो को या किसी भी अदर टॉपिक को डीपली आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद जो है प्लेटो जो है 386 में जो है एकेडमी नामक जो है संस्थान खोलते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित था। तो ये भी आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि एकेडमी की स्थापना जो है 386 बीसी में प्लेटो द्वारा की गई थी। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं उसमें से आपको रिपब्लिक का पता होना चाहिए, द लॉज का पता होना चाहिए, और द स्टेटमेंट इनकी एक बुक है उनका आपको पता होना चाहिए। बाकी ये अपॉलोजी हो गई, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। बाकी इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि एंट्रेंस में इस तरह की इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आगे जो एक फेमस कोट है प्लेटो का, सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती है। तो इस तरह के कोट भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के कोट भी एक दो याद रख सकते हैं। एंड इसके अतिरिक्त ये प्लेटो आत्मा के 3 गुण बताते हैं, जिसमें पहला विवेक है, दूसरा साहस है, तीसरा तृष्णा है। इसके बेस पर ही जो है समाज में 3 वर्गों का जो है निर्माण होता है, पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादन वर्ग। तो यही जो है प्लेटो जो है आत्मा के विवेक के आधार पर 3 श्रेणियों की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त गुफा का सिद्धांत भी प्लेटो से संबंधित है, लेकिन आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा। गुफा का सिद्धांत हो गया या सेब का सिद्धांत है, ये भी प्लेटो ने ही दिया है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि गुफा का सिद्धांत और सेब का सिद्धांत प्लेटो द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एंड एक और फेमस कोट यहाँ पर जो है प्लेटो का रहने वाला है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप कोट थोड़े बहुत याद कर लेना, क्योंकि प्लेटो जो है, एरिस्टोटल जो है, इस तरह के लोग जो है काफ़ी मेन जो इनका रोल रहता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। मतलब जितने भी ये क्लासेस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 क्लासेस की बात की गई है, विवेक, साहस और तृष्णा के आधार पर जो है शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग का जो है निर्माण होता है। तो इन सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना, मतलब आत्मा के गुण के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्लेटो का जो है न्याय सिद्धांत कहलाता है।
तो ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी पढ़ लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और प्लेटो कहते हैं कि शासन एक कला है। इसके अतिरिक्त सेबाइन जो है वो प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्लेटो का एक शिक्षा सिद्धांत है जिसमें वो बोलता है कि प्राथमिक शिक्षा 10 से 20 साल तक रहने वाली है और सेकंड फेज़ में जो है 20 से 30 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी एंड थर्ड फेज़ में जो है 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षाएं दी जाएगी। तो ये भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मोटा मोटा, ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद वर्सेस आधुनिक साम्यवाद, इससे भी कई बारी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये भी एक प्लेटो का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रहने वाला है। तो जो प्लेटो का साम्यवाद है वो पूरे राज्य पर लागू नहीं होता है। प्लेटो बोलता था कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, इनका अपना परिवार नहीं होगा। यानी प्लेटो बोलता था कि जितने भी सैनिक हो गए या दार्शनिक राजा हो गए, इनको निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, इनके परिवार नहीं होंगे, क्योंकि इसका मानना था कि यदि निजी संपत्ति होगी, परिवार होगे, तो भ्रष्टाचार जो है कहीं ना कहीं पनपता है। तो इसलिए यदि भ्रष्टाचार को रोकना है तो समाज में जो है जितने भी दार्शनिक राजा है या सैनिक है, इनके पास ना ही संपत्ति होनी चाहिए, ना ही इनके पास जो है परिवार होना चाहिए। तो ये प्लेटो का साम्यवाद इस तरीके से पूरे समाज पर लागू नहीं होता था, केवल राजा और सैनिकों पर ही लागू होता था और राज्य को सशक्त बनाता था और नैतिक साम्यवाद की कल्पना करते हैं। लेकिन आधुनिक साम्यवाद जो है पूरे राज्य पर लागू होता है और ये आर्थिक साम्यवाद है, क्योंकि आधुनिक समय में आर्थिक साम्यवाद ही प्रचलित है और वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। लेकिन प्लेटो जो है समाज में 3 वर्ग बताता है। तो इस तरह से जो है डिफरेंस है प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में। इसके अतिरिक्त आलोचना देख लीजिए। कार्ल पॉपर जो है इतना डीपली आएगा नहीं, पर आप पढ़ सकते हैं कि कार्ल पॉपर जो है फेमस बुक लिखते हैं द ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज़, और इसमें जो है प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहते हैं कार्ल पॉपर। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्लेटो को सर्वाधिकारवाद हो गया या दार्शनिक प्रणेता या फांसीवाद और दार्शनिक का प्रेरक जो है हन्ना अरेंट ने कहा। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो एरिस्टोटल जो है अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक आपके पास थिंकर जो है, वेस्टर्न थिंकर है रहने वाले हैं, क्योंकि इनको ही जो है पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 158 देशों का अध्ययन किया था। कंपैरेटिव स्टडी जो है एक तरह से की थी और अपनी फेमस बुक पॉलिटिक्स में जो है वो अपने 158 देशों का जो है नगर राज्यों का या देशों का कह लीजिए उनका अध्ययन करते हैं। तो प्लेटो का शिष्य जो है सिकंदर था और प्लेटो जो है सिकंदर का गुरु था। तो 384 में इनका बर्थ होता है और थ्रेंस में एक स्टागिरस नामक क्षेत्र है, वहाँ पर जो है इनका जन्म होता है। तो अरस्तु ने लिसियम नामक शैक्षणिक संस्थान 335 बीसी में खोला था। तो आप यहाँ देख लीजिए कि अरस्तु ने जो है लिसियम नामक शैक्षणिक संस्थान खोला था, जबकि प्लेटो जो है वो एकेडमिक नामक शैक्षणिक संस्थान खोलते हैं। तो राजनीति विज्ञान को ये मास्टर साइंस कहते हैं अरिस्टोटल, क्योंकि आपको पता ही है कि राजनीति विज्ञान का इनको फादर कहा जाता है। अरिस्टोटल द्वारा आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया था और द्वंद्वात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। बाकी इसमें से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। स्वदेशात्मक इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। और आगमनात्मक पद्धति जो है इसके अतिरिक्त इससे जो है सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन किया जाता है किसी भी चीज़ का। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्लेटो जो है वो निगमनात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं और अरस्तु जो है वो आगमनात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्वदेशात्मक पद्धति है, जिसे इंग्लिश में टेलीलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है, तो इस मेथड में जो है वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। इस पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। स्वदेशात्मक पद्धति के आधार पर जो है एक स्ट्रक्चर है, जिसके आधार पर जो है एरिस्टोटल ने अपनी ये टेलीलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट था या इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया था। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर जो है
लकड़ी आती है, उसके बाद निर्माण के यंत्र आते हैं, उसके बाद मेज़ का विचार आता है, फिर मेज़ का निर्माण होता है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों पर भी ध्यान देना होगा। एंड राज्य के विकास की बात करें तो सबसे पहले परिवार आए, फिर गांव आए और फिर उसके बाद राज्य आए। इस तरह की बात जो है अरस्तु द्वारा की जाती है। तो अरस्तु जो है, इसका एक फेमस कोट है कि राज्य समुदाय का समुदाय है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट या कोट जो है वो रहने वाला है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, या तो वो पशु है या देवता। इस तरह की बात भी जो है एरिस्टोटल द्वारा की जाती है। और पॉलिटी जो है एक डिसेंट शासन प्रणाली के रूप में ये देखते हैं। एंड इसके बाद आप सभी को पता ही है कि एरिस्टोटल जो है वो आंगिक राज्य की बात करते हैं। आंगिक राज्य का मतलब होता है कि जिस तरीके से शरीर के सभी अंग कार्य करते हैं, और उसी प्रकार राज्य में भी सभी अंग का अपना महत्व होता है और वो भी अंगों की तरह ही कार्य करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जो विवेक शून्य है वही दास है। इस तरह की बात जो है एरिस्टोटल द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त विधि के शासन पर बल देते हैं। एंड नागरिकता का आधार जो है अवकाश मानते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। पीवाईक्यूज में भी मैंने ये चीज़ कवर की हुई है। और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि समाज में जो विषमता है वही क्रांति का कारण है। ये भी एरिस्टोटल का ही विचार है। तो एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था कि क्रांति का विचार किस कारण जो है समाज में पनपता है। अरस्तु ने इस संदर्भ में क्या कहा है? तो विषमता के कारण जो है समाज में क्रांति का विचार पनपता है। इसके अतिरिक्त एरिस्टोटल जो है वो छः तरह की शासन प्रणालियों की वर्णन जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में करते हैं, जिसमें ये सबसे पहले राजतंत्र, कुलीन तंत्र और फिर संवैधानिक शासन तंत्र की बात करते हैं। उसके बाद निरंकुश तंत्र, गुटतंत्र और लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ये भी आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। ये डायग्राम आप कहीं और से भी कवर कर सकते हैं, किसी बुक में आपको, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बस आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा पता होना चाहिए, और उतनी डीप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी नहीं, बल्कि इतनी इन्फॉर्मेशन कि उससे आपका काम हो जाए और आप इजीली एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाए। इसके अतिरिक्त जो एरिस्टोटल है ये पॉलिटिको शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप मानते हैं, और समानुपातिक न्याय हो गया या वितरणात्मक न्याय हो गया, इस तरह के न्याय की बात भी अरिस्टोटल ही करते हैं। और समानुपातिक न्याय की बात जो है अरिस्टोटल करते हैं, और न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको जरूर से पता होना चाहिए। वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है कि राज्य में पद, सम्मान और पुरस्कार का समान वितरण होना चाहिए। तो इस तरह की बात भी इनकी ही है। और संशोधनात्मक न्याय भी इनका ही है। आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है अरिस्टोटल से जुड़ी हुई है। एंड इनकी फेमस बुक में तो यही है सबसे ज़्यादा। पॉलिटिक्स जो है वो 347 में लिखते हैं। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक इनकी रहने वाली है। बाकी इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए ज़रूर से लेकर आऊँ, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।